बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी शादी थी और मुझे मेरी माँ की याद बहुत आ रही। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरी शादी मेरे भाई ने करवाई थी। उसने मेरी शादी करवाने के लिए बहुत कर्ज उठाया था, बहुत मेहनत की थी। मेरी शादी तो हो गई, पर मुझे ये बहुत अजीब लगी कि घर से रुखसत करने की बजाय मुझे मेरे भाई के कमरे में ही बिठा दिया गया। मैं हैरान हुई, मेरे साथ सिर्फ एक ही औरत थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो मेरे होने वाले शौहर की बड़ी बहन है। जब वो मुझे मेरे ही भाई के कमरे में लाकर बिठाने लगी तो मैंने कहा कि बाजी ये क्या कर रही हैं? मुझे तो आप लोगों के घर जाना है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें ये रात इधर ही गुजारनी होगी, फिर तुम्हें ले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद इनके पास घर नहीं है या इनका घर अभी ठीक तरह से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि वो लोग भी हमारी तरह गरीब हैं। पर क्या इतना गरीब है कि उनके पास एक कमरा भी नहीं था जहाँ पर वो अपने घर की दुल्हन को ही ले जाते और मुझे मेरे भाई के कमरे में बिठाकर चली गई। कितनी अजीब बात है, मैं अपनी शादी की रात अपने भाई के कमरे में गुजारने वाली और मेरा शौहर आता तो उसे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता। पर फिर सोचा कि अगर मुझे यहाँ बिठा के चली गई है तो इसका मतलब यही है कि मजबूरी है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मैं उनसे कहना चाहती थी कि अगर ऐसा ही कोई मसला है तो मुझे दूसरे कमरे में ले जाए, लेकिन ये भी सच था कि दूसरे कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और ठीक से बंद नहीं होता था। इसलिए मैं खामोश हो गई और अपने दूल्हे का इंतजार करने लगी। अभी तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी, लेकिन तस्वीर से तो बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने अपना घूंघट ठीक कर लिया। मैंने कहा कि लो जी, मेरा शौहर आ गया। अम्मी जब जिंदा थी तो तब उन्होंने समझाया था कि दुल्हन बनोगी तो अपने शौहर से पहले दिन ज्यादा बात नहीं करना, मुंह खोल खोल के हंसना नहीं, थोड़ा शर्मा लेना, क्योंकि पहले दिन औरत को इस तरह से पेश आना चाहिए। मैंने भी यही सब कुछ सोच रखा था। अम्मी की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन ये भी सच था कि मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा घर हो, शौहर हो, मैं खुद खाना बनाऊं, अपने घर को साफ करूं और फिर मेरे बच्चे भी हों। मुझे इस तरह की जिंदगी जीने का शौक था और आज मेरी इस जिंदगी का पहला दिन था। मेरा शौहर आकर मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मैं जो कि शर्माने की एक्टिंग कर रही थी तो मैंने अभी तक उसके आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसने अपना गला साफ किया तो मुझे उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी और फिर उसने खुद ही मेरा घूंघट भी हटा दिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि वो क्यों शर्मा रहा है। उसे तो शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भी शर्माएगा तो फिर हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। जैसे ही मैंने नजरें उठा के सामने देखा, मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, क्योंकि जो शख्स मेरे सामने बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा, मेरा नाम सनम है, मेरी अम्मी और एक भाई था। मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी अम्मी की रंगत सांवली सी थी और मेरे भाई की भी। मेरी अम्मी कहती थी कि मैं अपने बाप पर गई हूँ, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रख। अगर मुझे जरा सा कुछ हो जाता तो परेशान हो जाती। एक दिन मुझे चोट लग गई तो कहने लगी कि ये हमारे पास अमानत है और हम इसका ख्याल नहीं कर रहे। मैंने कहा कि अमानत? मैं किसकी अमानत हूँ? तो कहने लगी कि अपने शौहर की। और किसकी? ये बात करते हुए वो थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि बेटियां मेहमान होती हैं, अमानत ही तो होती हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे चेहरे पर वो निशान रह गया तो इसका नुकसान तुम्हारे शौहर को होगा। मुझे अम्मी की बातें बहुत अजीब लगती। मेरी अम्मी बहुत असूल परस्त थी, मुझे उनकी बातें, उनकी हरकतें अच्छी भी लगती थी। मैंने ऐसी औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत बहादुर थी। मेरा भाई जब छोटा था तब तो अम्मी ने ही हमें पाला था। मेरा भाई नौकरी किया करता था, अम्मी बीमार रहती थी, उम्र का तकाजा था, कोई ना कोई मसला उनको रहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके मसले इतने गहरे हैं कि वो एक दिन हमें छोड़कर चली जाएंगी। उनकी तबीयत खराब हुई, बुखार बहुत तेज था। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो फिर शहर ले जाइएगा। लेकिन सुबह से पहले अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई और शहर ले जाते हुए रास्ते में ही वो इस दुनिया से चली गई। आखिरी वक्त में मेरा भाई उनके पास था, वो उससे कोई बात कर रही थी और जब तक मुझे बात करने का मौका मिला तब तक उनको मोहलत न मिली। मेरी अम्मी ने मरने से पहले मेरे भाई को एक खत दिया जो हमेशा उनके पास ही रहता था। ये एक कागज था जो मैंने पहले भी उनके सामान में देखा था।
एक दिन उठा लिया था तो उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया और ऐसे पेश आने लगी कि जैसे अगर मैंने ख़त पढ़ लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। और अब मरने से पहले उन्होंने वो ख़त मेरे भाई को दे दिया। मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकी। मैं बहुत रोई। हम दोनों बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा दुख में थे। पता नहीं कितने दिन तक रोते रहे, लेकिन फिर जिंदगी है, जीना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। अब मैं घर के काम किया करती और मेरा भाई पहले की तरह ही पैसे कमा कर लाता और हम दोनों घर चला रहे थे। एक दिन रिश्तेदार आए तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मैं भी उनके पास बैठने लगी क्योंकि उनकी तसल्ली मुझे भी चाहिए थी। पर मेरे भाई ने कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैंने कहा कि मुझे चाचू से बात करनी है। तो उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम अपने कमरे में चली जाओ, तो बस फिर चली जाओ, ज्यादा सवाल नहीं किया करो। मेरा भाई अचानक से ही बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। मैंने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे इसके गुस्से की समझ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैंने सोच लिया कि मैं जरा सुनूं तो सही क्या चाचू बात करने आए हैं, क्योंकि चाचू के साथ मेरे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। चाचू कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेता, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी और हमारे एक ही चाचू थे। उन्होंने मेरे भाई से कोई बात करना शुरू कर दी, लेकिन वो जिस तरह बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं छुप के खड़ी थी तो ठीक से उनकी बातें सुनाई नहीं दे पा रही थी। फिर मुझे थोड़ी बहुत बातें सुनाई दी। वो मेरे भाई को कह रहे थे कि अब तुम दोनों का इस घर में इस तरह से रहना ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना होगा। क्या कहना चाहते थे वो? कि हम दोनों अकेले हैं, लेकिन हम अकेले कहाँ थे? दो लोग थोड़ी ना अकेले होते हैं। और मेरा भाई इस घर का मर्द और मैं इस घर की औरत थी। मैं घर के काम कर लेती थी और वो पैसा कमा लाता था। चाचू ने कहा कि तुम्हें कुछ सोचना होगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलो, बल्कि साथ में ये भी कह दिया कि हमारे घर में तो इतनी जगह नहीं है, नहीं तो आप दोनों को साथ ले जाता। जब वो हमें साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि हम दोनों को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए? मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि वो इधर आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से चली गई और बाकी की बातें सुन नहीं सकी। इसी गम में 2-3 महीने गुजर गए। अम्मी की याद आती थी तो आंसू रुकते नहीं थे। भाई भी रो रहा होता था। जब वो खत पढ़ता तो रो पड़ता। मैंने उसे एक दिन कहा कि अम्मी का आखिरी खत मुझे भी तो पढ़ाओ कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो कहने लगा कि नहीं, तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई कि मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था, इसलिए मैंने कभी उससे बदतमीजी नहीं की थी। हमारा इस तरह का रिश्ता नहीं था कि हम एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को मारते, खेल खेल में बदतमीजी करते। मैंने हमेशा ही से उसकी बहुत इज्जत, और वो भी इस तरह के भाइयों में से नहीं था कि जैसे बहन भाइयों की जोड़ी होती है। वो दूर दूर ही रहता था, बस अपने काम में मसरूफ रहता था। मैंने उसे कहा कि जितना दुख और दर्द तुम्हारे दिल में है, इतना ही मेरे दिल में भी है। अगर तुम्हें ये खत पढ़ के थोड़ी सी भी तसल्ली और सुकून मिलता है तो मेरा भी हक है कि मुझे भी तसल्ली और सुकून मिले। आखिर हमारी माँ का खत है। उसने कहा कि तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, और मेरा यकीन करो कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हें तसल्ली या सुकून तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम दोबारा इस तरह की बात ना ही करना। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मेरा भाई बहुत तलख हो गया था। क्या वो बात ठीक थी कि माँ बाप के अलावा कोई भी आपको प्यार नहीं करता? और मेरा भाई अब मुझे मेरी औकात में रखने वाला था। एक दिन वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, कह रहा था कि जल्द से जल्द शादी करनी है, आप इंतजाम कर दें, आपको आपकी फीस मिल जाएगी, अच्छा सा घर दिखाएं, अच्छे से लोग हों। मेरे कमरे के बाहर खड़े होके ये फोन पे बात कर रहा था। पता नहीं अपनी शादी की बात कर रहा था या मेरी। मुझे तो लगता है कि अपनी शादी की ही बात कर रहा था। अम्मी के जाने के बाद वो शादी करना चाहता था और अपनी बीवी को लेकर आना चाहता था। अगर उसकी बीवी इस घर में आ जाती तो फिर इस घर में मेरी क्या औकात रह जाती? ये घर तो फिर भी उसकी बीवी का हो जाता। मैंने इस तरह की न जाने कितनी कहानी सुनी थी, इतनी मिसालें देखी थी कि जब भाई की शादी हो जाती है और उसकी बीवी घर आ जाती है तो वह बहन को बुला के भी राजी नहीं होता। और मेरा भाई तो वैसे भी मुझसे दूर दूर रहता था, वो तो मुझे सलाम करके भी राजी नहीं होता था। ख्याल करता था जैसे एक मर्द एक औरत का ख्याल करता है। घर की इज्जत है, लेकिन मेरे साथ भी फ्रैंक नहीं था। मेरी अम्मी कहती थी कि बस ये ऐसा ही है, तो इसके बारे में इतना नहीं सोचा करो। बाबा सब जानते थे जब भाई की शादी हो जाती है तो वो बहनों को भूल जाते हैं, उसका ख्याल भी नहीं करते और उसकी बहन घर में एक नौकरानी बन के रह जाती है। क्या
मेरी जिंदगी भी ऐसी होने वाली थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो अपनी शादी की नहीं बल्कि मेरी शादी की बात कर रहा था। और उसने मुझे कहा कि 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा निकाह है। लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैं ये सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी, अभी तो मेरी माँ को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए। उसने कहा कि पूरे दिन काम पे होता हूँ, तुम पीछे अकेली रहती हो, मुझे फिक्र लगी रहती है। अगर मैं शादी कर लूंगा तो फिर मेरी फिक्र डबल हो जाएगी, क्योंकि फिर एक औरत की नहीं बल्कि 2 औरतों की फिक्र लगी रहेगी। इसलिए अच्छा है कि तुम अपने घर की हो जाओ। मैंने फैसला बहुत मुश्किल से किया। तुम्हें मेरे फैसले को समझना होगा। तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा। शादी हम लोग बहुत सादगी से करेंगे। वो मस्जिद में बैठा होगा, तुम घर में बैठी होगी। जब तुम्हारे पास निकाहनामा आए तो तुम दस्तखत कर देना। उसके बाद तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगा। मुझे एक लड़के की तस्वीर भी दिखाई। सच कहूँ तो मुझे तस्वीर से कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने तस्वीर देख ली। लड़का तो ठीक ठाक ही था, लेकिन ये क्या कि मेरा भाई मुझे जल्दी जल्दी एक जिम्मेदारी समझ के बस अपने घर से निकालना चाहता था। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मैं इसकी शिकायत करती भी तो किससे करती। वही बात सच थी कि माँ के जाने के बाद मेरा भाई पराया हो गया था। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं एक कमरे में ही बैठी थी। मुझे बताया गया कि दुल्हा मस्जिद में आ गया है, वहीं से निकाहनामा मेरे पास आ जाएगा और निकाह हो जाएगा। उसके बाद शाम में वो घर से आके मुझे ले जाएगा। सुबह मेरे भाई की आंखों में आंसू थे। कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, पर मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद इसलिए माफी मांग रहा है कि जल्दी जल्दी मेरी शादी कर रहा है। ना तो कोई धूमधाम से हो रही है और ना ही किसी को बुला रहा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरे पास निकाहनामा आया और दस्तखत करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे दस्तखत भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। मुझसे दस्तखत नहीं किए जा रहे थे। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में दस्तखत किए निकाहनामे पर, और फिर गौर भी नहीं किया कि उसके बाद मैंने अब इस घर से रुखसत होना था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, इस घर की भी, लेकिन जाना था। लेकिन कमरे में एक औरत आई जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो मेरे शौहर की बड़ी बहन है। वो मुझे वहाँ से ऐसे लेकर निकली। जब हम घर से निकलने लगे हैं, लेकिन उसने मुझे ले जाकर मेरे भाई के कमरे में ही बिठा दिया। मैं हैरान हुई। मेरे भाई का कमरा भी सजा हुआ था। मैंने कहा कि बाजी ये तो मेरे भाई का कमरा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पता है हमें, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा और आज इधर ही रात गुजारनी पड़ेगी। मैं ये सुनकर हैरान हुई। अब मैं एक दिन की दुल्हन थी और शादी भी इतनी जल्दी हो रही थी। मैं कैसे सवाल जवाब करती, लेकिन इसका मतलब यही कि लड़के के पास मुझे बिठाने के लिए कमरा तक नहीं था। कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई मसला है। मैं सोचने लगी कि शायद ज्यादा ही मसला है। लड़के के घर वाले उससे नाराज हैं, या उसे घर से निकाल दिया है, या उसके पास घर ही नहीं है। मैं खामोश हो गई, चूँकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्यादा सवाल नहीं करो, बस चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारा दुल्हा आ जाएगा, फिर सुबह तुम्हें यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं मुतमईन नहीं हो पा रही, तो उन्होंने कहा कि पहले जमाने में शादी की पहली रात लड़की के घर में ही होती थी। सुबह सुबह लोग रुखसत होते थे, क्योंकि बहुत दूर से आते थे, इसलिए ये एक तरह से रवाज बन गया है। तो ये कुछ ऐसा नहीं था, जो बहुत ही अजीब है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जो तुम्हारा अपना घर है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मेरे वाले कमरे में ही छोड़ आते। ये तो मेरे भाई का कमरा है, ऐसा अजीब लगता है ना। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वाले कमरे का तो दरवाजा ही टूटा हुआ है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तो इन बातों का ज्यादा पता होना चाहिए। मैं खामोश हो गई। बात तो ठीक थी कि मेरे वाले कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, वो एक साइड से बंद तो हो जाता था, लेकिन उससे कुंडी नहीं लग सकती और आधा ही खुला रहता था। मैं यहाँ बैठ गई और सोचने लगी, ये तो मेरे भाई का कमरा है, मुझे यहाँ पर लाकर बिठा दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने निकाह करते हुए भी बड़ी मुश्किल से दस्तखत किए थे। मेरे तो हाथ पांव फूल जाते थे। मेरे लिए ये सब कुछ न सिर्फ नया था, बल्कि बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा था। मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मुझे हलचल की आवाज आई कि मेरा दुल्हा शायद कमरे में दाखिल हो गया है, पर मैं घूंघट किए बैठी थी। वो भी सामने आके बैठ गया। उसने घूंघट भी उठा दिया, लेकिन मैंने उसे एक नजर भी नहीं देखा। जब उसने मसनूई खांसी की तो मुझे उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ के ऊपर किया तो
मैंने आंखें खोल दी और मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मैं हैरान थी। मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको, आप मेरे कमरे में? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। मुझे लगा कि वो गलती से यहाँ आ गया है, पर फिर उसने इस तरह से मेरा घूंघट क्यों उठाया। लेकिन ये किस किस्म की गलती थी? वो कहने लगा कि देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है मेरी शादी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि ये लो खत पढ़ लो, तुम इस खत को पढ़ना चाहती थी ना, आज खुद ही पढ़ लो। मैंने फौरन से उसके हाथ से वो खत लिया और उसे पढ़ने भी लगी। उसमें जो लिखा था उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी। मैं अपनी माँ की सगी बेटी नहीं थी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैं उनकी कजन की बेटी थी जिसको वो अपनी बहन कहती। उनकी बहन ने किसी बहुत अमीर आदमी से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उन लोगों ने उनकी बहन को इस दुनिया से रवाना कर दिया। जायदाद के मामले थे, बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल थे और मेरी भी जान लेना चाहते थे। लेकिन उनकी बहन ने किसी तरह मुझे मेरी मुंह बोली माँ, यानी कि जो मेरी माँ थी, उस जिसको मैं माँ समझती थी, उसके पास पहुंचा दिया और वादा किया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसको ये कभी ना पता चले कि उसकी माँ मर चुकी है और बाप भी नहीं है, तो ये नॉर्मल लोगों की तरह पल नहीं सकेगी और ये जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये समझेगी कि ना तो उसकी माँ है और ना उसका बाप। यानी कि जो मेरी माँ थी, जिसको मैं अपनी माँ समझती थी, असल में मेरी खाला थी और अपने खालू को अपना बाप समझती थी, और जिसको मैं अपना भाई समझती थी, ये मेरा कज़न था। और कज़न भी सगा नहीं, क्योंकि मेरी माँ और मेरी असली माँ आपस में सगी बहनें नहीं थी, बल्कि वो भी आपस में कजन थी, लेकिन बहनों से बढ़कर थी। मेरे शौहर ने बताया, जो कि अब मेरा शौहर बन चुका था, उसने कहा कि अभी भी वो लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं और मुझे लोगों ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें अपने घर में बगैर किसी रिश्ते के रखा तो ये गलत होगा, कि क्योंकि तुम मेरी सगी बहन तो नहीं थी, और अगर इन लोगों के हवाले कर दिया तो वो भी सारा गुस्सा और बदला तुम पर निकालें, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को भी बुरा समझते थे और तुम्हारे बाप को भी। इसीलिए मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आया तुम्हें यहाँ रखने का, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी दम तक तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था और ये भी कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो आखिरत में अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक मर्द औरत को इसी तरह पनाह दे सकता है और मैंने तुम्हें पनाह देने के लिए तुमसे निकाह कर लिया है। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो आपको अपना भाई समझा था, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा, भाई समझने से क्या होता है, लोग एक घर में रहते हैं, एक दूसरे को भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, बाजी कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन फिर इन कजनों की आपस में शादी हो जाती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं तुम्हारा फर्स्ट कजन नहीं हूँ, दूर पार का कजन हूँ, इसलिए तो मैंने कभी तुम्हें ज्यादा घास नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं तुमसे दूर दूर ही रहता था। बात तो ठीक थी, वो मुझसे हमेशा दूर दूर ही रहता था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत अजीब था, अजीब से भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा ना होता तो मैं ये सब कुछ कभी ना करता, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी हिफाजत की है, आखिरी दम तक तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये बात मैं सुन रही थी कि बेहोश हो गई। उसने भी नहीं सोचा कि मुझे पर इतना बड़ा सदमा तारी हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई हूँ, इसलिए मेरा बीपी शूट कर गया है। अब इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मैं उस कमरे में भी नहीं जाती, अपने कमरे में ही रहती हूँ, बात भी नहीं करती, खाना भी नहीं खाती साथ बैठ के, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। अब आप लोग मुझे बताएं और मेरी मदद करें, क्या मैं करूं? अगर शरीयत और माशरत की रूह से देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं और मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के निकाह में भी है, लेकिन फिर भी मुझसे ये सब कुछ कबूल नहीं हो रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लूं? ऐसी क्या बात सोचूं कि मेरे दिल को सुकून आ जाए? उस खानदान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि उनको दुख पहुंचे, और वो अभी भी जो कर रहे हैं मेरी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी जायदाद की मालकन हूँ और मेरी जान को खतरा है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे कोई वजीफा या कोई ऐसी सूरत बताएं जिसको पढ़कर मुझे सुकून हो जाए, और आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि वक्त के साथ ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे ये सब कुछ नामुमकिन लग रहा है, इतना नामुमकिन लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको।